गाइस, दिस इज मावा शजाज, वेलकम। और मैं आ गई हूँ फिर से बहुत सारे टीवी ड्रामों के रिव्यूज़ लेके। और इस पिछले एक आध हफ्ते में जो मैंने देखा उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी रैंट करेंगे कि पाकिस्तान में इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है तो हम नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे अपना ये कंटेंट क्यों नहीं शो कर रहे, और हम क्यों स्टक हैं चैनल्स की रिक्वायरमेंट्स में, जो कि कहते हैं कि जी अगर खानदानी सियासत नहीं होगी तो फिर ड्रामा नहीं चलेगा, या अगर एक औरत पिट नहीं रही होगी या एक मर्द पीट नहीं रहा होगा और कहानी अगर एक मर्द के बारे में होगी तो कहानी नहीं चलेगी, या मजलूम औरत के बारे में कहानी चलेगी। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं, और अगर हैं भी तो हम इससे मजीद किसी और डोमेन में क्यों नहीं जा सकते। स्टार्ट कर लेते हैं रिव्यूज से स्टार्ट करेंगे और फिर हम बाद में अपनी रैंट के ऊपर बात करेंगे। आई वांट टू स्टार्ट विद मुश्क, व्हिच आई हैव जस्ट सीन। इट्स रिटन बाय इमरान अशरफ, डायरेक्टेड बाय एहसन तालिश, मल्टीपल स्टोरी लाइन्स, मल्टीपल प्लॉट आर्क्स, एंड राइट नाउ इट्स अबाउट 15-16 एपिसोड्स। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस टीवी सीरियल में जो कि मुझे लगता है सबके देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, और अगर आप ये टीवी शो नहीं देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको चेकआउट करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो कि हमारे ड्रामा को क्रिटिसाइज करते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे लोग ड्रामा देखते हैं, ड्रामा समझते नहीं है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और बहुत सारे लोग बगैर ड्रामा देखे तनकीद करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो बहुत सारे जो लोग पाकिस्तानी ड्रामा को कहते हैं कि यार इसमें से सास बहू है, नंद और जलन जैसे आप ड्रामे देखते हैं और फिर आप पाकिस्तानी ड्रामा को जज करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ जल्दी से जाके मुश्क की सारी एपिसोड्स को कैचअप कीजिए, चेक कीजिए। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, डायरेक्टर्स मौजूद हैं और बहुत सारी वास्ट स्टोरी लाइन्स के ऊपर काम हो रहा है। इवन दो डिस्टेंस से ये लगता है कि यार ये वही सास बहू रोना धोना है, लेकिन ये वो नहीं है। लव, पेन, बिट्रेयल, ये सारी चीज़ें जो हैं इस ड्रामे के अंदर बहुत खूबसूरती से दिखाई गई हैं। आदम एक ऐसा लड़का है विच इज़ प्लेड बाय इमरान अशरफ, वो उसकी मोहब्बत नाकाम हो गई है, लेकिन वो उस नाकाम मोहब्बत के पीछे जा रहा है। गुड्डी एक ऐसी लड़की है जो कि विच इज़ प्लेड बाय उर्वा हुसैन, एंड इट इज़ अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर। व्हाई आई एम सेइंग इट्स फैसिनेटिंग इज़ बिकॉज हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई मौजूद होती है और इमोशंस मौजूद होते हैं। तो जो भी अच्छा किरदार होता है वो उस अच्छाई और बुराई को साथ लेके जब आप उसको देखते हैं कि वो कैसे ग्रैपल करता है उस चीज़ के साथ, तो एक इन डेप्थ कैरेक्टर जन्म लेता है। और जब वो इन डेप्थ कैरेक्टर जन्म लेता है और बहुत अच्छे से जब अदा किया जाता है तो देखने में बहुत मजा आता है। दूसरी तरफ ज़ारा तरीन का भी किरदार है जो कि गुड्डी का ही एक फॉर्म है, यानी दोनों खवातीन ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात को सर्वाइव करना होता है, लेकिन वो कैसे सर्वाइव करती हैं ये आप देखते हैं मुश्क के अंदर। मुश्क के अंदर एक और बहुत अच्छी बात ये भी है कि हर इंसान की जो लाइफ में चॉइसेस आते हैं वो चॉइसेस डिसाइड करते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। रिसेंटली एक एपिसोड में विमेन की जो ट्रैफिकिंग है उसके ऊपर बात हुई है, कैसे जो है वो फ्लैश ट्रेड का जो बिजनेस है या प्रोस्टिट्यूशन का जो बिजनेस है वो कैसे थ्राइव करता है अर्बन एरियाज़ में, और कितनी खामोशी से अंडर द रेडार थ्राइव करता है। और ये माशरे की कुछ तल्ख हकीकतें हैं जो कि इस ड्रामे में दिखाई गई हैं। वेरी वेल डन बाय द डायरेक्टर, बाय द एक्टर, बाय द राइटर। सो ये इसको आप ज़रूर देखें रिसेंट एपिसोड को, बिकॉज मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एपिसोड्स। पिछली एपिसोड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आई थिंक दैट इट कुड हैव डन विद bit more pace, but recent episode, I think that's episode number 16 जो अभी आज एयर हुई है, that's कल रात में एयर हुई है, सॉरी सैटरडे को, तो वो बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी एंड आई रियली होप यू कैच इट। ऐसे ड्रामे बनने चाहिए जिससे हमें देखने वालों को भी मज़ा आए। ड्रामा पसंद करने वाली जो हमारी एक ऑडियंस थी जो अब ड्रामा छोड़ के जा रही है, मेरे जैसे लोग जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ ड्रामा से कि वही रोना धोना, नंद बहू, सास भावज, शादी नहीं हो रही, तलाक हो गई, रेप हो गया, नहीं रेप हुआ, इस तरह की वाली चीज़ों में। तो जब हम इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो जब हम इस तरह के ड्रामे देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है और उम्मीद बनती है कि यार नहीं, कुछ अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकता है। थोड़ी सी इसकी ट्विकिंग अगर की जाए तो ये हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कंटेंट बना सकते हैं। सिमिलर वेन में है घिसी पिटी मोहब्बत, विच इज रिटन बाय फसी बारी खान एंड इज डायरेक्टेड बाय अहमद भट्टी। इट्स एयरिंग ऑन ARY, एंड व्हाट्स ग्रेट अबाउट घिसी पिटी मोहब्बत इज दैट इट लिव्स अप टू इट्स नेम, एंड व्हेन इट लिव्स अप टू इट्स नेम इट सॉर्ट ऑफ टेल्स यू दैट लुक, these are the formulas that we are tired of seeing. We are tired of seeing the same old, romance and the girl pining over. And Samia, which is played by Ramsha Khan, she's one of the central protagonists in the TV show. And उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत के जो नशेब फराज आते हैं उसकी वो जर्नी क्या है, और ये जर्नी एक टिपिकल जर्नी बिल्कुल नहीं है। इवन दो ये वही शादी ब्याह के अराउंड है, लेकिन यही बात इस ड्रामे की बहुत अच्छी है कि शादी ब्याह की कहानियाँ भी और ज़िंदगी की यही सास बहू वाली कहानियाँ भी डिफरेंट तरीके से भी बताई जा सकती हैं। एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी है इस टीवी शो में, वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का टॉपिक है। वो ये है कि एक लड़की ऐसी होती है जिसके हस्बैंड के पास से बू आती है, एंड देन शी इज़ अनएबल टू डील विद दैट।
तो ये इतनी छोटी सी ज़िंदगी की एक बारीकी है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम वो बड़े बड़े इश्यूज़ में इतना वो फंस जाते हैं ड्रामों में, शादी ब्याह तलाक और स्कीमिंग इविल मिस्ट्रेसेस एंड ऑल ऑफ दैट, कि हम ये भूल जाते हैं कि रियल लाइफ की ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स तो ये हैं, तुमने टॉवल कहाँ फेंका, तुमने बारिश सॉरी चप्पल कहाँ फेंकी, और ये कहाँ हुआ और वो क्या हुआ। मतलब these are the real things, right? Like these are the real problems in our lives when we get married, and marriage is all about this. These are the problems that you have to live with. So that's something that's very very great about Kisi Beti Mohabbat, and I really hope you guys check it out. Ramsha Khan is amazing. There's a brand new track with Ali Abbas. Previously it was Shahid Alvi. उससे पहले वहाज Ali थे. तो multiple men come into this woman's life through different circumstances. Some circumstances are pretty out there, but you know, then you gotta give the writer and the director the dramatic license for it. But in this recent episode, there's this boy called Basharat, which is played by Ali Abbas. It's a fascinating character, a fascinating situation. He's taking care of his brother's family, and you know, the boy is really his nephew is really he's a bit of a kleptomaniac, I would say. No, he's a bit of a criminal. He's a juvenile delinquent. So एक criminal सा बच्चा है उसके भाई का, जिसको वो ख्याल भी रख रहा है, और जितने ब्रूटल तरीके से वो उससे बात करता है, आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ अ रियलिटी चेक दैट कैरेक्टर्स नीड टू हैव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायलॉग्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे सीरियल्स के अंदर कैसे कैरेक्टर्स बात करते हैं. हमारे तो कैरेक्टर्स को बात ही नहीं करनी आती है, ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती, रियलिटी नहीं होती, लॉजिक नहीं होती बात की. तो बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो किरदार है बहुत रूटेड इन रियलिटी. आपको ऐसे लड़के मिलेंगे ज़िंदगी में, जानते होंगे आप यकीनन ऐसे लड़कों को. तो बहुत सारे किरदार जो हैं वो रियलिटी में कहीं ना कहीं से आते हैं. थोड़े फैंटास्टिकल सिचुएशन ज़रूर बन जाती हैं, लेकिन सम हाउ they have their bases in reality. And Fasih Bari Khan is a very experienced writer, so you expect this kind of thing from him, and he continues to deliver in Kisi Piti Mohabbat. Fantastic performances by everyone, Sabah Faisal and Arshia Akbar, and all of these people are so good at what they have done in this TV show. So I hope you guys check this out as well. Then we move on to Sarab, which is also one of my favorite TV shows, but Sarab is like one step forwards, two steps backward because of the Khandani siyasat and then the girls scheming out loud. I hate that women have to like go into this silent monologue of how they're going to destroy another woman's life, and I agree that happens, but let's not make it so cliched so that it kind of doesn't look like why. इस स्टोरी लाइन में वही है कि एक लड़का है, उससे दो खवातीन मोहब्बत करती हैं, लेकिन लड़का जो है विच इज़ असफंद, विच इज़ प्लेड बाय समी खान, वो एक लड़की से मोहब्बत करता है. सोनिया हुसैन का किरदार है, हुरैन का. तो अब उनकी जो एक और बहन है नाज़र जहांगीर जो प्ले कर रही हैं, उनको मोहब्बत हो गई है जी असफंद से, और अब वो उसको किसी भी हाल में हासिल करना चाहती हैं. मज़े की बात ये है कि उनकी जो बड़ी बहन है विच इज़ प्लेड बाय गाना अली, वो उनको ये मशवरा देती हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी उससे तलाक हो जाए, मतलब उसकी तुम्हारी बहन की उससे तलाक हो जाए. यार कौन सी बहन ऐसा मशवरा देती है, आप ज़रा मुझे बताएं. कोई भी बहन ऐसा मशवरा नहीं देती. सारी बहनें यही कहती हैं, बेटा मूव ऑन, डू समथिंग एल्स विद योर लाइफ. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक दैट सिस्टर्स डू और दे शुड डू. बट चले, लेट्स से कि सिस्टर का भी दिमाग ख़राब है, क्योंकि वो भी कैरेक्टर ऐसा है कि वो काफ़ी क्रेजी किस्म का कैरेक्टर है. But I felt like that was rushed. I felt like the sister could have grappled with it a bit more. गाना अली का किरदार है जो उनको थोड़ा समझा सकता था, बता सकता था, लेकिन वहाँ मुझे थोड़ा सा झोल लगा. On the flip side, the other part of the story is so good and it's so sound. As a clinical psychologist, I'm telling you, and I've said this before as well, कि इट्स सच अ साउंड स्टोरी कि जो आपके फियर्स होते हैं, यानी सोनिया हुसैन के किरदार के जो अपने फियर्स हैं हुरैन के, एज समबडी हु इज़ डीलिंग विद साइकोसिस एंड हु इज़ डीलिंग विद डिबिलिटेटिंग मेंटल इलनेस, वो कैसे उन्हीं फियर्स को प्ले करती है इन द शेप ऑफ समबडी हु इज़ एक्सेप्टेबल, विच इज़ असफंद. सो दैट्स सच अ फैंटास्टिक प्लॉट लाइन, एंड आई एम लाइक, एक तरफ you have this and दूसरी तरफ you have this. So a lot of people told me कि we stopped watching the show because of the annoying subplot. And that's again okay, yes, I accept it, the subplot is kind of annoying, but the main plot is worth sticking to, and I think it's one of the best shows we have on air despite the problems. And I keep saying this, that this is such an important show because this is exactly what happens when you have a young woman who's dealing with a mental illness. शादी करा दो, पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ससुराल डजंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, मोहल्ले वाले डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. सो
you have to have that support, and that I think is a fantastic plot line showed by the writer and the show के एक ऐसा बंदा है जो उसको समझता है, and how big is that support and how important is that support. So Sarab is definitely on my watch list. It's one of my top favorite TV shows and I definitely think you should check it out. Now आते हैं बंधे एक डोर से. अब भाई बंधे एक डोर से मैं देख रही हूँ, वो 30-31 एपिसोड्स तो हो गई हैं. मैं फंस जाती हूँ इस शो के अंदर, फिर मैं बाहर आ जाती हूँ, फिर मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ यार ये कितना अच्छा शो है, फिर मैं कहती हूँ यार ये इतना बुरा क्यों है. It's one of those aggravating things about Faiza Iftikhar's writing, that sometimes she makes such amazing things and sometimes she makes absolutely bizarre plot lines which she tries to convince you that are logical but are not. इस एपिसोड में भी रिसेंटली यही हुआ है कि रोशनी का किरदार है वो इस कदर की वो ईविल इंसान है. एंड मुझे ईविल इंसानों से ये नहीं कि नहीं जी ईविल इंसान, आपने औरत ईविल कैसे दिखा दी, नहीं भाई औरतें ईविल भी होती हैं, इंसान ही होती हैं आफ्टर ऑल. लेकिन यार मतलब अकेले बैठ के इस तरह मैं अब ये कर दूँ रोशनी, अब तुम ये कर लोगी रोशनी, ये नहीं करता कोई. कौन करता है? रियल में करते हैं लोग, आप जानते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स कोई मेंटल इलनेस हो तो फिर आप वो दिखाएं और फिर आप बताएं कि नहीं जी ये तो ऐसी है. उसकी पर्सनालिटी दिखाई है ऐसी कि वो अपनी माँ से भी बदतमीजी करती है, वो सबसे बदतमीजी करती है. लेकिन यार मतलब थोड़ा तो हौसला करें, थोड़ा तो उसको रियलिटी में रूट करें. बट आई गेस ये आई डोंट नो ये चैनल की रिक्वायरमेंट है, ये राइटर ने बनाया है ऐसा, या वैसे ही अब हम लोग को ये इजी लगता है कि अगर ऑडियंस को बताना हो कि अब इसने अगला काम क्या करना है तो बैठ के उसको एक लंबी चौड़ी अकेले कमरे में स्पीच कर दो जैसे मैं कर रही हूँ आपके साथ. लेकिन एटलीस्ट आई नो कि मेरी कोई सुन रहा है. उस कैरेक्टर को तो पता है उसकी कोई नहीं सुन रहा, तो फिर वो किससे बातें कर रहा है. तो यही चीज़ें जो है वो बड़ी एग्रीवेटिंग है बंधे एक डोर से में. और इसमें देयर इज दिस कैरेक्टर, वी अंडरस्टैंड कि उसके साथ गलत हुआ है. उमर की मैं बात कर रही हूँ, which is played amazingly by Ehsan Khan. He's not done a bad job obviously because he's such a good actor, but I don't like him as a character. This is a bad character. This is a terrible character. He has no spine. He has no brains. He does the most questionable things in his life. And again, I don't have a problem with characters showing that. It's okay to show unlikable characters, but you can't justify it, and you need to show the unlikability in other ways as well. Because at the same time, you have Maheen pining away for him and then still being in love with this guy. And Maheen seems to be a sensible girl. A sensible girl wouldn't do that. If she's still doing that, then okay, give me a reason. Why is she doing that? And I don't see a reason. So maybe the writer tried to do it, maybe the show tried to do it, but I didn't get it. Let me know what you think in the comments. Then we come to Chhalava, which is, oh my god, so scary. I got nightmares after watching it. Chhalava is this really super scary show. Oh my god, it's written by Shahid Nizami and it's directed by Shimon Abbasi. And it is, yeah, very, 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 very scary. Viewer discretion is advised, and I don't know क्यों नहीं लिखा रहा कॉर्नर में, because रात को अगर आप देखेंगे तो आपको लाजमी डर लगेगा. The show is about नवीन वकार's character, जो कि उनके हस्बैंड की बहुत अनटाइमली डेथ हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, और फिर जब उनका बच्चा होता है तो वो बच्चा नहीं होता है तो वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो किसी अपने हस्बैंड की कब्र पे चली जाती हैं. एंड व्हेन द बेबी फाइनली इज बॉर्न तो उसके साथ कोई साया टाइप की चीज़ हो जाती है, और ये साया कौन है, और उनके साथ कोई फोर्स उस बच्ची के साथ होती है as she grows up. So you can see that there's already enough scary things in the plot line, but it's done really, really well. It's executed brilliantly. It's written really well, and the pace is amazing. So there's something happening, and the actors, oh my god, the child actors are fantastic. So you gotta check the show out. I'm not a big horror fan, but I watched it and I was like, yeah, I got a nightmare the day I watched the show. Then we come to Dulhan. Oh my god, what an underrated show. It's a shame that people are not watching Dulhan, because Dulhan is again like a thriller. So it gets annoying when there's like the Khandani siyasatein come in, but it's written so well that even the Khandani siyasatein become watchable, and then you know who's lying, who's telling the truth. So it's not the meri saadi pe juice gira tha aur rasode mein kaun tha kind of crazy drama, but it is quite thrilling. And the male characters and the way that the male characters talk to each other actually sound real, and that's the way that I guess horrible men talk to each other. And I'm not ready to forgive Sami Khan's character that's called Mikal. I'm not ready to forgive him as yet, but it's still a pretty sound character, and there is a sense of, okay, yeah, maybe he's going to change, maybe he's going to save the girl somehow, but I'm still not very convinced, but I hope that the writer can convince me later. Excellent stuff by Faizan Khaja, Sumbul Iqbal Khan, Nida Mumtaz, and a lot of other amazing actors who are there in the show. It's a really, really good show, and I'm sad that there's not enough chatter about it.
बट या ग्रेट शो एंड आई होप यू गाइज वॉच इट एज वेल. थ्रिलर से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा भी पेस थोड़ा स्लो है, लेकिन स्टिल गुड टू वॉच. द सेंट्रल कैरेक्टर, द फीमेल सेंट्रल कैरेक्टर इज टू प्लेन. But still, because she's going through so much, you forget that she's such a altruistic sort of a person. I really hope कि अच्छे और shadowed फीमेल कैरेक्टर्स दिखाएं. रिसेंटली दुश्मन ए जाम में हमने देखा था एक वर्किंग गर्ल थी और वो इतनी प्लेन और इतनी स्ट्रेट लाइन की तरह उसका कैरेक्टर नहीं था. तो वर्किंग गर्ल्स को इस तरह बिल्कुल ही बेचारी गरीब मजलूम मासूम दिखाना जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है अनरियलिस्टिक होता है. अगर उसमें थोड़े से शेड्स आ जाते तो अच्छा होता, लेकिन अदरवाइज प्रीटी गुड शो. आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गेटिंग द हाइप इट शुड to watch it. And last but not the least, I'm gonna talk about Fitrat. Dude, I don't understand why I'm watching this show. It's so full of cliches. It's so full of like the buri aurat and the achhi aurat and the bichari aurat and the khabees aurat. But and you know the bichara bewakoof sa mard and the struggling conflicted sa mard. So what I really love about the show is, well, it's very well made. It's very, very well made. The second thing I love about the show is that it is written well despite the cliches. It's written by Nusrat Saman. I think it's directed by Asad Jabal. It's Seventh Sky. So it's done really well. And I feel like it's kind of like this. Sometimes it's a beautiful wreck that I'm watching. There's a character played by Aisha Gul, Sadia जो हैं वो सबूर अली की मदर प्ले कर रही हैं, and I think that's a fantastic character. It's a very well written character. It's a very real character. It's a character which has so many progressions. It has so many ups and downs. It stays true to what she is. It doesn't change randomly, but it, you feel for that character as well. And I wish that we had more characters like that for those, women in that age. उनकी स्टोरी लाइन हम देखते ही नहीं है. हमें बस यंग सी लड़की को यंग से लड़के से प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, नहीं हो पाती, यही स्टोरी लाइन में घूमते रहते हैं. सो व्हाट्स ग्रेट अबाउट पाकिस्तानी ड्रामाज इज दैट हम हर तरह के ऑडियंस और डेमोग्राफिक को हमें केटर करना चाहिए, जो हम करते रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है. सो आई होप कि विद दीज कैरेक्टर्स जो कि इतने स्ट्रॉन्ग सब प्लॉट्स हैं वो भी चलें. So that's a fantastic character. Then you have Saboor Ali's character, Faria's character. Oh my God, what an evil, horrible person. But you see these evil, horrible characters on television. Not all of them are great, and not all of them are written with so much nuance. This character is written with a lot of nuance, and it stays true to the main idea of what the show is, Fitrat. It's about a person's nature. तो अगर आपकी नेचर ही ऐसी है तो आप जिधर मर्जी जाएंगे ना, आप गंदी में जाएंगे. तो फारिया का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही डिफिकल्ट सा कैरेक्टर है, इन द सेंस कि इट्स obviously not easy to like. She's clearly the villain, but you do see why she is what she is, and she's basically manipulating everywhere she goes. And then you have this really good character as well. But how good is this character if she's fallen in love with her sister's husband? Well, continues to be loved. She didn't love him when he was the husband. I know, very sneaky thing they've done there, but still pretty good show. I think that it's such a good show. I don't know what else to say. I don't know why I'm watching it. Am I watching it because it's good? Am I watching it because it's formulaic, therefore addictive? But it's still a good show, so I'm still watching it. I don't know why, but yeah, I'm watching it. And I think you guys should check it out too. I think you guys might like it, even if you are one of those audiences who have like a palate and who don't want to watch all those crazy stupid dramas. But I think it's actually a little bit better than those crazy stupid dramas. जी, तो ये हो गया हमारे ड्रामा राउंड अप. अब जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, जिस चीज़ के ऊपर, वो सिंपल बात ये है. देखिए जी, हमारी एक 20-22 करोड़ की आवाम तो हम लोग हैं ना. 20-22 करोड़ की आवाम को कहते हैं जी गरीब आवाम है. अव्वल तो हमारी आवाम गरीब नहीं है, मैं डिसएग्री करती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि हमारी आवाम लोन का मेनिया है. 1.5-2 लाख के तो पता नहीं लोन के आम से सूट खरीद लेते हैं मेरा ख्याल से लोग एक महीने में. फिर शादियों के जोड़े देख लें आप, ऑब्सेस्ड हैं हम लोग शादियों से, ठीक है. तो अगर कोई ये कहता है कि जी माम के पास पैसा नहीं है, वो नेटफ्लिक्स कैसे देखेगी, वो स्ट्रीमिंग सर्विस क्यों खरीदेगी, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और मैं इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देती हूँ विद द सिंपल फैक्ट कि इतना सारा पैसा जो हमारे यहाँ लग्जरी गुड्स पे लगता है, जिसमें एक्सपेंसिव ज्वेलरी, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, इस पे हम लगा रहे हैं. शॉपिंग मॉल्स भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं. तो अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा 700 या 800 रुपये हर महीने नहीं निकाल सकता स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए फॉर एंटरटेनमेंट, आई डोंट बाय दैट. तो ऑडियंस भी है, वेल्थ भी है. सवाल है कि जी पैसा क्यों नहीं आ रहा, या हम अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस क्यों नहीं बना रहे. भाई ये सवाल तो पूछना चाहिए सारे टीवी चैनल से कि भाई आप लोग अपनी एक सेपरेट सर्विस क्यों नहीं निकाल लेते, या अपना कोई एक्सक्लूसिव
यूट्यूब मेंबरशिप क्यों नहीं बना लेते? अब तो मेंबरशिप भी आ गई है। तो यूट्यूब के लिए ओरिजिनल कंटेंट क्यों नहीं बन रहा है? अगर आप स्टक हैं उस चैनल के रेवेन्यू वाले सिस्टम में, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल निकाल के आप, और इतनी महंगी भी नहीं बनती हैं फिल्में, इतना महंगा कंटेंट नहीं बनता है, क्योंकि आपने वो जो मशरूम ग्रोथ देखी है, छोटे छोटे जो प्रोडक्शंस बन रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट इतना बन रहा है, तो यू कैन सी कि वो बिल्कुल नए बच्चे हैं। और इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, टिकटॉक उठा के देख लें, अल्लाह माफ़ करे, इतना टैलेंट है कि आप कहीं से भी उठा के छोटे से बजट में बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं बना रहे हैं? इसकी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, जो मेरी थ्योरी है। मेरी थ्योरी ये है कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट को वैल्यू नहीं किया जाता, हमारे यहाँ अच्छे कंटेंट को वैल्यू नहीं किया जाता। सेल्फ हेट के ऊपर मैं बहुत बात करती हूँ, लेकिन चलिए सेल्फ हेट भी हटा लीजिए। हमारे यहाँ मिनहसो कौम, आप किसी भी आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम पे देख लें, आप किसी भी आर्टिस्ट के ट्विटर की कमेंट्री देख लें, उनको नीचे किस तरह की गालियाँ पड़ती हैं। इसलिए पड़ती हैं क्योंकि मिनहसो कौम और बहैसियत सोसाइटी, हमने आर्टिस्ट को, फिल्मों को, ड्रामों को हमने समझा है कि ये कोई गंदा काम है। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं। अगर आप इंडिया की तरफ देखते हैं, भाई इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके कल्चरल मोटिव का हिस्सा है, वो उनके रिलीजन का भी हिस्सा है। लेट्स अज्यूम दैट फॉर अ सेकंड, अज्यूम दैट क्या फैक्ट है, उनका भरतनाट्यम है, वो उनके रिलीजन का हिस्सा है। पाकिस्तान में हम अपने आप को मुस्लिम मेजॉरिटी कहते हैं, और पाकिस्तान में हम इस्लाम में जो होते हैं, हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं, या हम ड्रामों की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं। पाकिस्तान में जो बॉलीवुडाइजेशन हो रही है कंटेंट की, मैं उससे इसलिए इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कॉपी करना चाह रहा है उस सोसाइटी की या उस रिलीजन की चीज़ों को जो कि हमारी रिलीजन से उस तरह कनेक्ट नहीं करती। कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट कि अभी भी हम एज एन ऑडियंस प्रेफर करते हैं बॉलीवुड, हम देखना चाहते हैं बॉलीवुड को हम अपना उस्ताद मानते हैं, और अगर बॉलीवुड जैसी कोई चीज़ होगी तो हम उसको पसंद भी करते हैं, हम उसको देखते भी हैं। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इससे ये भी साबित होता है कि अगर हमें एक बॉलीवुड जैसी कोई चीज़ मिलेगी तो शायद हम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अपनी चीज़ को हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अगर एंजेलिना जोली अगर शॉर्ट्स पहन के या टाइट कपड़े पहन के अगर लारा क्रॉफ्ट बनी हुई है तो ठीक है, लेकिन अगर माहिरा खान या मेविश हयाती काम करती हैं तो हम कहते हैं जी ये कैसे कर दिया, ये तो कौम की गैरत को लड़का दिया एंड एवरीथिंग। द पॉइंट इज़ कि इन सब चीज़ों के बीच का एक सिंपल जो चीज़ है, जो हमारी रियलिटी है, वो ये है कि अभी भी हमारे यहाँ सोसाइटी जो है वो, आप उसको कंजर्वेटिव कह लें, आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन हमारी सोसाइटी के अपने कुछ नेचुरल नॉर्म्स और मोर्स हैं। कंटेंट जो हमारा बन रहा है वो उसी के हिसाब से बन रहा है। जो नई चीज़ बन रही है, जो गैप है वो ये है, और जो शायद कंटेंट क्रिएटर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं और हमारी ऑडियंस भी शायद नहीं समझ पा रही है, वो एक तो मार्केटिंग है। आप अपनी किसी भी लॉन वाले के साथ नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन फ्री बेच के देखें, आप फिर देखें क्या होता है। तो एक तो उनको, उन कंपनीज को यहाँ आने की ज़रूरत है। सेकेंडली जो चीज़ है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो हमारे कंटेंट का एक कोर है, जिसकी वजह से हाउसवाइफ्स भी ये कंटेंट देखती है। मेरे पास तो वो जैसा ड्रामा मर्दों ने बैठ के देखा, या और भी जो ड्रामे मर्द बैठ के देखते हैं, वो इसलिए बैठ के देख रहे हैं क्योंकि फिर भी अभी भी हमारा जो ड्रामा है उसके अंदर कुछ ऐसा है जो ऑडियंस को ग्रेविटेट करता है, और वो बॉलीवुड जैसा नहीं है। हमारे ड्रामों में आइटम नंबर नहीं होते, तो वो क्यों 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन व्यूज़ लेकर आते हैं, और एक वीडियो या एक फिल्म नहीं लेकर आती। हमारे यहाँ 30-40 हफ्तों तक ऑडियंस जो है वो इन्वेस्टेड रहती है एक कैरेक्टर के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? इस चीज़ से उस तरह उठाया जा सकता है कि समझा जा सकता है कि हमारे यहाँ ऑडियंस का एक अपना पैलेट है। आपकी बहुत बड़ी अर्बन राइजिंग मिडिल क्लास है जो इस पैलेट से थोड़ी सी इवॉल्व कर गई है। आप उसको ला सकते हैं, खींच सकते हैं अपनी तरफ, अपना ऑडियंस बेस बढ़ा सकते हैं जब आप उनके हिसाब से थोड़ी चीज़ें बनाएं, थोड़ा उनके हिसाब से बनाएं, थोड़ा उनके बड़ों के हिसाब से बनाएं, और लोगों के हिसाब से, जो डिवर्सिफाई कहते हैं कंटेंट की, जिसको हम कहते हैं, जो कि नहीं हो रहा है बिकॉज हम वो सास बहू वाले चक्कर में फंसे हुए हैं। तो फियर, पेन, ट्रेजेडी, लव, हेट, रोमांस, डेथ, मर्डर, लाइफ, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, ये ऑल पार्ट होते हैं किसी भी स्टोरी का। तो जब ये स्टोरीज बनाई जाएंगी थ्रू अ डिफरेंट लेंस, थ्रू अ डिफरेंट स्टोरी टेलिंग, और वही रोना धोना नहीं यार। एक अच्छा, हमारे दो एक्सट्रीम है, या तो वो सास बहू वाला रोना होता है या वो एनजीओ वाला रोना होता है कि हाय औरत मर गई, औरत पट गई, औरत बर्बाद हो गई, या बस रोने वाली औरत बना दो, या बस जिल्लत वाली औरत बना दो, या बस ये वाली। तो वो भी चीज़ें बनाएं, मैं ये नहीं कि ये भी चीज़ें बनाएं, ये भी चीज़ें बनाएं, लेकिन आम एंटरटेनमेंट के लिए क्या बन रहा है वो पता नहीं कहाँ है। सो एनीवे, लॉन्ग रैंट है ये, और इसके ऊपर मैं और भी बहुत बात कर सकती हूँ, बट आई एम
प्रॉब्ली बोर्ड यू गाइज नाउ ऑलरेडी। ऑडियंस मौजूद है, ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं देखेगी, ऑडियंस भी देखेगी। जो ड्रामे देख रहे हैं वही आपके शोज बाकी के भी देखेंगे, लेकिन वो मौजूद हैं, आप उनको टैप नहीं कर रहे हैं। सिर्फ टीवी वाली ऑडियंस को टैप कर रहे हैं, सिर्फ रेटिंग से आप डिसाइड कर रहे हैं कि ऑडियंस क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है। बियॉन्ड उसके देखें, डिजिटल एक्सप्लोजन में पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि वो फाइट करे, थोड़ा अपनी स्पेस बनाए। अमेजॉन और नेटफ्लिक्स और ये सारे जो ये जो इतने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आप कहते हैं जी सिर्फ इंडिया में क्यों है, जी सिर्फ फलां क्यों है। भाई आप कंटेंट बनाएंगे तो वो आएंगे ना, और आपको अपनी जो है एक बेस बनाने की ज़रूरत है। अपनी ऑडियंस बेस आप क्रिएट करें, और आप जब वो देखेंगे कि हाँ जी यहाँ तो बन रहा है, यहाँ तो चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ हर इंसान एक तो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा है, फिर हम एक दूसरे को काटने में इतने मसरूफ़ हैं, ज़रा सा कोई ऊपर जाता है उसको धड़ से नीचे उसकी टांगें काट देते हैं, और मिलके काटते हैं। मतलब इसमें हमारा बड़ा एक है कि हम मिलके एक दूसरे को सैबोटाज करते हैं। तो भाई जितनी मेहनत एक दूसरे को सैबोटाज करने में लगा रहे हो, इतनी में एक दूसरे को बिल्ड करने में लगाओ, ताकि कोई फ़ायदा भी हो हमारा। तो एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक इन द कमेंट्स। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो सैल्यूट, और अगर पूरी वीडियो नहीं देखी और ये आखिरी के कुछ बिट आपने कैच किए हैं तो फिर बताएं फिर भी कि कमेंट्स में इंसानों की तरह प्लीज़ डू नॉट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज। आई विल डिलीट योर कमेंट एंड आई विल बैन यू फ्रॉम माई पेज एज वेल। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।